हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण टेट्स प्लानेट पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि टेट्स प्लानेट पर मैं आपके लिए कंटिन्यू सीडीपी की क्लासेस लेकर आ रहा हूं, जो सभी टीचिंग एग्जाम टेट्स, एमपी टेट या फिर सी टेट की बात करें या फिर अदर जितने भी स्टेट के टेट्स एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें और यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं सीधे उस टॉपिक पर बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं क्या होती है, कई मनोवैज्ञानिकों का इस स्टेजेस पर क्या कहना है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की अवस्थाएं। अगर हम बात करें तो कई साइकोलॉजिस्ट ने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को कई स्टेज में डिवाइड किया है। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने स्टेज को अलग तरीके से डिवाइड किया है, तो कुछ साइकोलॉजिस्ट ने विकास की अवस्थाओं को अनेक तरीकों से विभाजित किया है। वो किस तरीके से विभाजित किया है, कितने स्टेजेस में डिवाइड किया है, उनका क्या मानना है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को लेकर, आइए तो हम डिटेल से उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो विकास की अवस्थाएं क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होता है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है एक चाइल्ड डेवलपमेंट। सबसे पहला होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे हम बोलते हैं बाल विकास। और दूसरा होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। जिसे हम बोलते हैं मानव विकास। जैसे अभी मैंने बताया, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने विकास के स्टेजेस को अलग अलग प्रकार में डिवाइड किया है। कुछ लोगों ने बाल विकास की बात करें तो यहाँ पर 4 स्टेजेस में बताया है। वहीं कुछ मनोवैज्ञानिकों ने डेवलपमेंट को और भी अलग तरीके से बताया है। तो सब मनोवैज्ञानिकों का मानना अलग अलग प्रकार से था। तो अब हम बात करते हैं जो बाल विकास होता है, वो बाल विकास क्या होता है। बाल विकास में हम एक बालक का जो डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर बात करते हैं। जो बालक का डेवलपमेंट होता है वो गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था के अंत तक होता है। हाँ दोस्तों, याद रखना, मैं बाल विकास की बात कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन पूछे कि जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, तो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वो होता है गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक। लेकिन वहीं अगर बाल विकास के ऊपर क्वेश्चन आए कि बाल विकास की जो सीमा है वो कहाँ तक होती है, तो बाल विकास की जो सीमा होती है वो गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था के अंत तक होती है। यहाँ पर बाल विकास की जो स्टेजेस होती है वो बाल विकास को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। और अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसको 6 स्टेज में डिवाइड किया है। साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि हर व्यक्ति ये विभिन्न प्रकार की स्टेजों से होकर मृत्यु तक पहुंचता है। मतलब वो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक इन्हीं स्टेजों से होकर गुजरता है और ये हर व्यक्ति के साथ होता है। हर व्यक्ति इन स्टेजों से होकर गुजरता है। और इन स्टेजों की बात करें तो हर स्टेज में अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर विशेषताएं होती है। वो क्या होती है, आइए हम अब उनके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें बाल विकास की 4 स्टेज, तो बाल विकास की 4 स्टेज में सबसे पहले हम बात करते हैं जो स्टेज वो होती है प्री नेटल स्टेज। इसको हम बोलते हैं गर्भावस्था। जो पहली स्टेज होती है वो होती है प्री नेटल स्टेज, जिसे हम बोलते हैं गर्भावस्था। दूसरी स्टेज जो होती है उसको बोलते हैं हम इन्फेंसी, जिसे हम बोलते हैं शिशुअवस्था। और तीसरी स्टेज होती है चाइल्डहुड, जिसे हम बोलते हैं बाल्यावस्था। और चौथी जो स्टेज होती है वो होती है एडोलसेंस।
जिसे हम बोलते हैं किशोर अवस्था। ये चाइल्ड डेवलपमेंट 4 स्टेजों से होकर गुजरता है, जिसमें जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है प्री नेटल स्टेज, गर्भावस्था। दूसरी स्टेज होती है शैशवावस्था। तीसरी स्टेज होती है बाल्यावस्था और चौथी जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है किशोर अवस्था। हम अगर बालक के विकास की बात करें, चाइल्ड के डेवलपमेंट की बात करें, तो वो सिर्फ किशोर अवस्था तक ही आता है। और अगर अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो एक व्यक्ति इन 4 स्टेजों से होकर तो गुजरता ही है, लेकिन अगर हम बालक से थोड़ा सा ऊपर हटकर देखें तो इन 4 स्टेजों के बाद जो 5वीं स्टेज आती है वो आती है एडल्टहुड, जिसे हम बोलते हैं प्रौढ़ावस्था। और जो सबसे लास्ट स्टेज होती है जो होती है ओल्ड एज, जिसे हम बोलते हैं वृद्धावस्था। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है वो 4 स्टेज में बच्चे का विकास होता है। वहीं अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो उनका जो डेवलपमेंट होता है वो 6 स्टेज से होकर गुजरता है। सेम 4 स्टेज जो चाइल्ड डेवलपमेंट की होती है वो ही ह्यूमन डेवलपमेंट में आती है, क्योंकि एक व्यक्ति बालक से होकर ही, बालक के स्टेजों से होकर ही वो मृत्यु तक पहुंचता है। तो अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछे कि डेवलपमेंट को कितने स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, तो डेवलपमेंट को यहाँ पर 6 स्टेज में डिवाइड किया गया है। लेकिन वहीं अगर क्वेश्चन ये आए कि चाइल्ड डेवलपमेंट कितने पार्ट में होता है, कितने स्टेजेस में होता है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है 4 स्टेज में। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ऐसे ही हमारा मनोबल बढ़ाते रहें और लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। अब आइए हम इसको आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हर स्टेज की क्या क्वालिटीज होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या विशेषताएं होती है। आइए अब हम उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री नेटल स्टेज की, जिसे हम गर्भावस्था बोलते हैं। सबसे पहली स्टेज होती है हमारी प्री नेटल स्टेज, जिसे हम बोलते हैं गर्भावस्था। ये गर्भावस्था को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। गर्भावस्था को भी 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है और उन 3 ही पार्टों को आज हम डिटेल से देखेंगे। गर्भावस्था की अगर हम बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 9 मंथ 10 डेज। इसका जो टोटल टाइम पीरियड होता है वो होता है 9 मंथ 10 डेज। अगर मैं वीक्स में बात करूं तो ये होता है 40 वीक्स का। और वहीं अगर मैं इसकी डे में बात करूं, दिनों में, तो ये होता है 280 डेज का। लेकिन अगर अब हम देखें बायोलॉजी के अकॉर्डिंग तो साइंटिस्टों का मानना है कि एक भ्रूण 266 डेज में जन्म लेने की प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाता है। जीव विज्ञान की दृष्टि से एक भ्रूण 266 दिन में जन्म लेने की प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाता है। तो गर्भावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 9 मंथ 10 डेज या फिर 40 वीक्स या फिर हम बात करें 280 डेज। ये जो प्रोसेस होती है वो होती है कंसीव टू बिफोर बर्थ। कंसीव टू बिफोर बर्थ मतलब जैसे ही बच्चा गर्भ धारण करता है, कंसीव होता है, उससे लेकर उसके जन्म से पहले तक की ये जो स्टेज होती है वो होती है गर्भावस्था, या फिर जो टाइम पीरियड होता है वो होता है गर्भावस्था। इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो होता है बिफोर बर्थ, मतलब जन्म से पहले इसमें बच्चे का डेवलपमेंट होता है। अब ये जो गर्भावस्था होती है वो 3 टाइप की होती है, 3 प्रकार की होती है। वो 3 प्रकार कौन से होते हैं, आइए अब हम उन पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला होता है जर्मिनल स्टेज, जिसे हम बोलते हैं बीजावस्था। दूसरा प्रकार होता है
एम्ब्रियोनिक स्टेज, जिसे हम बोलते हैं भ्रूणावस्था, और तीसरी होती है गर्भस्थ शिशु की पूर्ण अवस्था। तीसरी होती है गर्भस्थ शिशु की पूर्ण अवस्था। आइए अब हम इन पर बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि बीजावस्था का टाइम पीरियड कितना होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज का टाइम पीरियड कितना होता है, या वहीं गर्भस्थ शिशु की जो पूर्ण अवस्था होती है उसका टाइम पीरियड कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जर्मिनल स्टेज या फिर बीजावस्था। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है कंसीव टू 2 वीक्स, मतलब जैसे गर्भाधारण से 14 दिन तक, ये होता है गर्भाधारण से 40 डेज तक। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो गर्भधारण से लेकर 14 दिनों तक होता है। इसमें ये एक अंडे जैसा होता है। अगर मैं बात करूँ इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं तो ये एक अंडे जैसा होता है जिसमें क्या होता है कोष्ठ विभाजन की प्रक्रियाएं होती है। ये क्या करता है, इसमें कोष्ठ विभाजन की प्रोसेस होती है और ये गर्भाशय की दीवारों में तैरता रहता है और ये जब लगभग 10 दिन के बाद ये गर्भाशय की दीवारों पर जाकर चिपक जाता है। वहीं अगर हम बात करें भ्रूणावस्था या एम्ब्रियोनिक स्टेज तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 14 दिन के बाद। अगर हम बात करें 3rd वीक से लेकर 8 वीक्स तक, या वहीं दिनों में बात करें तो 15 दिन से लेकर 60 दिनों तक इसका जो टाइम पीरियड होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये फिजिकल डेवलपमेंट, इस स्टेज में बच्चे का या भ्रूण का फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा स्पीड में होता है। सबसे ज़्यादा फिजिकल डेवलपमेंट की जो रेट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे के जो मुख्य अंग होते हैं, जैसे मैं बात करूँ सिर, जो बच्चे का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या सबसे मुख्य अंग होता है, उसका डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चे का जो सिर होता है उसका डेवलपमेंट बहुत तेज गति से होता है उसके अन्य पार्ट की अपेक्षा। जो भ्रूण होता है उसका सिर का विकास यहाँ सबसे ज्यादा होता है उसके पैरों या अन्य पार्ट की अपेक्षा। और इस स्टेज में क्या होता है कि यदि माँ बहुत ज़्यादा तनाव में हो या फिर किसी प्रकार से कोई शारीरिक गतिविधि ज़्यादा करती हो या फिर किसी प्रकार से हम बोल सकते हैं जहाँ हार्ड वर्क करती हो, तो इस स्थिति में क्या होता है ये जो भ्रूण होता है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं विकृत हो जाता है। तो यहाँ से भ्रूण पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें गर्भस्थ शिशु की पूर्ण अवस्था तो इसके बारे में, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 60 डेज से लेकर 280 डेज तक, 60 डेज से लेकर 280 डेज तक। अब इस अवस्था में क्या होता है, इस स्टेज में क्या होता है, तो आइए अब हम देखते हैं इस स्टेज में क्या होता है। अभी तक हमने देखा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, जो भ्रूण होता है उसके अंगों का विकास होने लगता है, उसके अंगों का फिजिकल डेवलपमेंट होने लगता है। यहाँ पर याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा फिजिकल डेवलपमेंट कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा फिजिकल डेवलपमेंट प्री नेटल स्टेज में होता है। और प्री नेटल स्टेज में भी अगर बात करें तो प्री नेटल स्टेज में भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में या बोले भ्रूण अवस्था में यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद हम बात करें गर्भस्थ शिशु की पूर्ण अवस्था, तो ये 60 डेज से लेकर 280 डेज तक इसका टाइम पीरियड होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो बच्चों का या जो भ्रूण का जो अंग विकसित हुए हैं उसका क्या होती है, उसमें ग्रोथ होने लगती है। यहाँ पर बच्चे की जो ग्रोथ होती है, उनके अंगों की यहाँ पर क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो इस स्टेज में क्या होता है, जो अंग होते हैं उनकी अंगों की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो प्री नेटल स्टेज के बारे में अभी तक मैंने आपको जो भी बताया, हो सकता हो आपको अच्छे से समझ में आया हो, और यदि ऐसा हो तो प्लीज आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बनता रहे। और ये टॉपिक सभी टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं आपको डीपली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़
हमारे साथ लास्ट तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो अब आइए हम प्री नेटल स्टेज के बाद बात करते हैं उसकी अगली स्टेज, जो कौन सी स्टेज है, इन्फेंसी। अब हम इन्फेंसी या फिर शैशवावस्था के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने बताया 280 डेज के बाद जैसे ही बच्चा क्या हो जाता है, जन्म ले लेता है, तो उसके बाद वो कौन से स्टेज में कदम रख देता है, वो रख देता है इन्फेंसी या फिर हम बोले शैशवावस्था में। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वो शैशवावस्था में पहुंच जाता है। पहली चीज ये याद रखना कि शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक। कभी कभी पेपरों में क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया जाता है और साथ में सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो यही होता है 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष मतलब शैशवावस्था का जो काल होता है वो कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, तो उसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही मिलेगा, सबसे पहला ऑप्शन यही मिलेगा 0 to 2 वर्ष। 0 to 2 वर्ष ये कोई निश्चित टाइम ड्यूरेशन नहीं है। अगर बात करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। 0 यहाँ पर कुछ नहीं होता, 0 एग्जिस्ट नहीं करता, 0 कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती है जिसको हम काउंट कर सकें। लेकिन अगर हम बात करें कि 0 को हम काउंट क्यों नहीं करते, क्योंकि अब हम देख चुके हैं कि बच्चा गर्भावस्था के बाद ही शैशवावस्था में आता है और गर्भावस्था में उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो 9 मंथ 10 डेज पहले से ही 9 मंथ 10 डेज पहले से ही उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो चुका है। तो यहाँ से जो 0 से 2 वर्ष कहना पूरी तरीके से गलत होगा। इसीलिए जो शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो सही है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। 9 मंथ 10 डेज वो पहले ही फिजिकल डेवलप हो चुका है प्री नेटल स्टेज में। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर रहे थे शैशवावस्था की कि शैशवावस्था क्या होती है, शैशवावस्था में बच्चे क्या एक्टिविटीज करते हैं, इसकी अपनी कुछ विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शैशवावस्था में, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है वो किस स्टेज में कदम रखता है, इन्फेंसी में। पहली बात ये याद रखना कि जो बच्चा जन्म लेता है जब उसका जो बात करें जो वेट होता है वो होता है 2.5 से 4 किलोग्राम। एक हेल्दी बच्चा जैसे जन्म लेता है तो एक हेल्दी बच्चे का जो वेट होता है वो होता है 2.5 से 4 किलोग्राम के बीच। वहीं अगर हम हाइट की बात करें तो उसकी जो हाइट होती है वो होती है 50 सेंटीमीटर। हाइट यहाँ से कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो वो स्टार्टिंग में जो बच्चे की हाइट होती है वो 50 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम बात करें तो वो होती है इंच में, अगर बात करें तो वो होती है 20 इंच। एक चीज और याद रखना, ऐसी शैशवावस्था में जो लड़कियां होती है वो लड़कों की अपेक्षा हाइट में कम होती है। लगभग जो उनकी हाइट होती है लड़कों से 13 सेंटीमीटर कम होती है। याद रखना, यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस लड़कों और लड़कियों में पाया जाता है जन्म लेने के दौरान ही। तो जो लड़कों की नॉर्मली जो हाइट होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है और लड़कों की हाइट से थोड़ी बहुत हाइट लड़कियों की कम होती है जो लगभग 13 सेंटीमीटर होती है। अब हम बात करते हैं शैशवावस्था में। तो शैशवावस्था में सबसे पहला मैंने बताया जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसका वेट कितना होता है, बच्चे की हाइट कितनी होती है। आइए अब हम इसके आगे बात करते हैं कि जो इन्फेंसी होती है, ये जो शैशवावस्था होती है ये होती है टॉय एज। ये क्या कहलाती है, टॉय एज कहलाती है, खिलौने की आयु जिसे हम बोलते हैं, खिलौने की आयु। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा खिलौनों के साथ ज्यादा खेलना पसंद करता है, वो खिलौनों में मग्न हो जाता है, उसको खुशी प्राप्त होती है खिलौनों के साथ खेलने में, खिलौने से मजा आता है, उसको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। इसीलिए इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, टॉय एज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा यहाँ पर खिलौनों के साथ ज्यादा इंटरेस्टेड होकर खेलता है। साथ में हम बात करें इस स्टेज को हम सुख प्राप्त करने की स्टेज भी कह सकते हैं, सुख प्राप्त करने की स्टेज। तो सुख प्राप्त करने की स्टेज हम इसको क्यों कह रहे हैं,
क्योंकि बच्चा इस स्टेज में वही काम करता है जिससे उसको खुशी मिलती है। वो उन्हीं लोगों को हम देखते हैं, जब बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष की अगर हम इस टाइम पीरियड की बात करें, तो जब बच्चा 1-2 साल का होता है तो बच्चा हर किसी के पास जाने से डरता है। बच्चा हर किसी के पास नहीं जाता, वो अपनी माँ के पास या अपने परिवार में से किसी अन्य सदस्य के पास जाता है। अगर दूसरे बच्चे के पास वो नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसको खुशी उन्हीं लोगों के साथ मिलती है, वो उन्हीं लोगों को पहचान चुका होता है, वो उन्हीं के माहौल में 2 वर्ष बिता चुका होता है इस टाइम ड्यूरेशन में। तो बच्चों को वही चीज अच्छी लगती है, मतलब बच्चों को वही एक्टिविटी अच्छी लगती है, या फिर बच्चा वही एक्टिविटी करता है जो उसे अच्छी लगती है, जिससे उसको खुशी मिलती है। और हम शैशवावस्था की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहली होती है टॉय एज, या फिर हम बोल सकते हैं इसे सुख प्राप्त करने की एज होती है। थर्ड कंडीशन ये होती है कि शैशवावस्था एक ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चे की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा होती है, बच्चे का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है। बच्चे का डेवलपमेंट यहाँ सबसे ज्यादा होता है। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा किस स्टेज में होता है, तो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा प्रीनेटल स्टेज में होता है, गर्भावस्था में होता है। गर्भावस्था में भी कहाँ होता है? भ्रूणावस्था में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है वो। वहीं अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का मेरा मतलब कि सभी एरियाज का डेवलपमेंट, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट की बात करें, बच्चे का लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट की बात करें, बच्चे का मोरल डेवलपमेंट की बात करें, बच्चे का किसी भी प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है इन्फेंसी स्टेज में, या फिर बोले शैशवावस्था में होता है। क्योंकि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसको वो नए नए चीजों को देखता है, नए नए माहौल को देखता है, वहां पर बच्चे का सोशलाइजेशन भी होने लगता है, बच्चे नए नए लोगों के संपर्क में आता है, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी होने लगता है। मतलब बच्चा अपने परिवार में बोली जाने वाली भाषाओं को सुनता है, समझता है। और मेंटल डेवलपमेंट भी हो सकता है, मोरल डेवलपमेंट भी होने लगता है। बच्चा यहाँ से चीजों को देखकर एक्टिविटीज करने लगता है, अनुकरण करने लगता है। तो इस प्रकार से जितने भी एरियाज में डेवलपमेंट होते हैं, यहाँ पर इन्फेंसी में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा होती है। वहीं अगर हम बात करें कि जैसे ही बच्चा 5 मंथ का होता है, जैसे ही बच्चा 5 मंथ में आता है, तो बच्चा परिवार के किसी सदस्य के हेल्प से, किसी परिवार के किसी सदस्य की सहायता से बच्चा बैठना स्टार्ट कर देता है। अगर परिवार का कोई सदस्य बच्चे को बैठने के लिए हेल्प करता है, थोड़ी सी सपोर्ट करता है, तो बच्चा क्या करता है, यहाँ पर बैठना सीख जाता है। और साथ में बच्चा क्या करता है यहाँ पर कि कोई होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट बोथ हैंड्स, मतलब बच्चा जैसे ही 5 मंथ का होता है वो किसी खिलौने को, किसी हल्के से खिलौने को दोनों हाथों से पकड़ना स्टार्ट कर देता है। वो इतनी एक्टिविटीज यहाँ पर आकर, इस स्टेज में आकर, इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान आकर वो क्या करने लगता है, इतनी एक्टिविटीज करने लगता है। वहीं अगर मैं बात करूं, जैसे ही बच्चा 9th मंथ का होता है तो बच्चा इस टाइम ड्यूरेशन में बच्चा स्टैंडिंग होना स्टार्ट कर देता है। बच्चा अपने परिवार के किसी सदस्य की सहायता से खड़ा होना स्टार्ट कर देता है। यहाँ बच्चा खड़ा होना स्टार्ट कर देता है। और बच्चा यहाँ से अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब, यहाँ से बच्चा अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब की सहायता से किसी एक ऑब्जेक्ट को, किसी खिलौने को पकड़ना भी स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जैसे ही बच्चा 10 मंथ का होता है वो अपना पहला कदम आगे बढ़ाना भी स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि शैशवावस्था में क्या होता है, बच्चा किस प्रकार सीखता है, बच्चा किस प्रकार की एक्टिविटी करने लगता है, कौन कौन सा डेवलपमेंट बच्चे का होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक उम्मीद है मुझे आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके आगे की स्टेज, जो चाइल्डहुड स्टेज के बारे में बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बाल्यावस्था।
अब हम बात करते हैं चाइल्डहुड या बाल्य अवस्था। तो जो बाल्य अवस्था होती है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 से लेकर 12 वर्ष। याद रखना, टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है। तो बाल्य अवस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 से लेकर 12 वर्ष तक। बाल्य अवस्था को हम प्ले एज भी बोलते हैं, प्ले एज भी बोलते हैं। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेलना कूदना, नई नई प्रकार की एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है। वहीं तीसरी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं बाल्य अवस्था की, तो यहाँ पर जो बच्चे की ग्रोथ रेट होती है वो इन्फेंसी जो स्टेज की अपेक्षा कम होती है। यहाँ पर बच्चा जिस प्रकार से शैशव अवस्था में डेवलप्ड होता है उस अवस्था की अपेक्षा यहाँ पर बच्चे का डेवलपमेंट कम हो जाता है। ग्रोथ रेट क्या हो जाती है, यहाँ पर बच्चे की कम हो जाती है। वहीं अगर बाल्य अवस्था को देखें तो बाल्य अवस्था को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। बाल्य अवस्था का अध्ययन हम 2 प्रकार की बाल्य अवस्था के बारे में पढ़ के करते हैं। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है जिसे हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड। पहला पॉइंट है अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा है लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को हम बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था, और लेटर चाइल्डहुड को हम बोलते हैं इसको क्या, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 से लेके 6 वर्ष तक। वहीं अगर हम उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 6 से लेकर 12 वर्ष तक। हम पूर्व बाल्यावस्था की अगर बात करें तो यहाँ पर बच्चा, इसको हम प्ले एज भी बोलते हैं। यहाँ पर बच्चा अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर देता है, और ऐसी एक्टिविटीज में बच्चों को मजा आने लगता है। वहीं अगर हम बात करें तो पूर्व बाल्यावस्था को, इसको हम बोलते हैं प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज का मतलब एक ऐसी स्टेज यहाँ पर बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट नहीं करता है, तो उसके स्कूल जाने से पहले की जो स्टेज होती है, उसका पहले का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको हम बोलते हैं प्री स्कूल एज। यहाँ पर बच्चा अभी स्कूल जाना स्टार्ट नहीं करता है। लेकिन बात करूँ वहीं तो इस स्टेज में बच्चा एजुकेशन लेना स्टार्ट कर देता है। इस स्टेज में बच्चे को शिक्षा ग्रहण की जाती है, और ये जो शिक्षा इसको मिलती है, ये जो एजुकेशन इसको मिलता है उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन मतलब कि यहाँ पर बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है। अनौपचारिक शिक्षा मतलब कि बच्चे के घर के लोगों से, बच्चे के आसपास के लोगों से, आस पड़ोस के व्यक्तियों के साथ उठ बैठ कर, उनके साथ खेलकर, अपने पड़ोस के बच्चों को देखकर इस प्रकार के पूरी तरीके से डेवलपमेंट होता है। तो वहां से क्या होता है, बच्चा सीखता है, मतलब वहां से उसको कुछ ना कुछ एजुकेशन मिलती है। और यहाँ पर इनफॉर्मल एजुकेशन में उसको जो मेनली सबसे ज़्यादा एजुकेशन मिलती है वो मिलती है अपने मदर से, अपनी माँ से। यहाँ पूर्व बाल्यावस्था में अगर बोलें बच्चे का शिक्षक, पहला टीचर कौन होता है, तो बच्चे का पहला टीचर उसकी माँ ही होती है। और तीसरी कंडीशन पे अगर हम बात करें तो तीसरी कंडीशन आती है इसमें प्री गैंग एज। प्री गैंग एज, पूर्व बाल्यावस्था को हम प्री गैंग एज भी बोलते हैं। प्री गैंग एज का मतलब कि बच्चा जैसे ही आस पड़ोस के लोगों के साथ, अपने घर के परिवार के सदस्यों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है, तो उसके अंदर खेलने के लेकर किसी भी प्रकार का ग्रुप बनाने की, किसी भी प्रकार के गैंग में रहने की आदत डेवलप अभी तक नहीं हुई होती है। वो किसी भी प्रकार के ग्रुप में खेलना पसंद नहीं करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्री गैंग एज। और अब हम बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था पर या लेटर चाइल्डहुड पर। तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 6 से लेकर 12 वर्ष तक। यहाँ पर इसको हम बोलते हैं स्कूल एज।
स्कूल एज मतलब कि इस स्टेज में आकर बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। नॉर्मली बच्चे 6 से 12 साल की एज में स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं तो यहाँ से इनको शिक्षा मिलने लगती है, यहाँ बच्चों को एजुकेशन मिलने लगता है। और जो एजुकेशन मिलता है वो स्कूल के द्वारा मिलता है, और स्कूल के द्वारा मिलता है तो इसका जो पहला टीचर या बच्चे का पहला, जिसमें बच्चों को यहाँ पर जो बच्चों को एजुकेशन मिलती है वो मिलती है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन मतलब कि यहाँ पर बच्चा औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने लगता है, और यहाँ पर उस स्कूल के द्वारा जिसमें वो बच्चा जाता है वहाँ से उसको फॉर्मल एजुकेशन मिलती है। और उसका सबसे पहला शिक्षक, यहाँ पर उसको फॉर्मल एजुकेशन किसके द्वारा मिलती है, तो यहाँ पर उसको फॉर्मल एजुकेशन टीचर के द्वारा मिलती है या शिक्षक के द्वारा मिलती है। तो याद रखना है बच्चा इनफॉर्मल एजुकेशन कब लेना स्टार्ट कर देता है, तो बच्चा इनफॉर्मल एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में जाकर लेना स्टार्ट कर देता है। और वहीं अगर फॉर्मल स्टेज की बात करें तो फॉर्मल स्टेज में बच्चा स्कूल से फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करने लगता है, जहां पर उसे फॉर्मल एजुकेशन देने का काम एक टीचर करता है। और इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो उसका जो पहला टीचर होता है उसकी माँ होती है, और वो अपने परिवार के सदस्यों और अपने आसपास पड़ोस के लोगों के साथ भी शिक्षा ग्रहण, उनके द्वारा भी शिक्षा ग्रहण करने लगता है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि बाल्य अवस्था में आपको जो अभी मैंने समझाया अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अच्छा आता है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेज या अगली अवस्था की अब हम बात करें तो अगली अवस्था कौन सी बताई थी मैंने, जो अगली अवस्था होती है वो होती है किशोर अवस्था। अब हम बात करते हैं किशोर अवस्था की। हाँ, एक चीज और याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो चाइल्डहुड को, ये जो बाल अवस्था है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने का काम कौन ने किया था। तो बाल अवस्था को 2 पार्ट में डिवाइड करने का काम किस वैज्ञानिक ने किया था, किस मनोवैज्ञानिक ने किया था, तो उनका नाम था हरोल्क नाम के मनोवैज्ञानिक ने इन बाल अवस्था को 2 पार्ट में डिवाइड करने का काम किया था। अब हम बात करते हैं अगली स्टेज की। अगली स्टेज जो थी वो थी एडोलसेंस, जिसे हम बोलते हैं किशोर अवस्था। बात करते हैं हम किशोर अवस्था की। जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में एडोलसेंस। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच। इस स्टेज तक आकर बच्चे का 90% डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका होता है। मतलब बच्चा किशोर अवस्था तक आते आते सभी एरियाज में अगर देखें तो बच्चा 90% मैच्योर व उसका डेवलपमेंट सभी एरियाज का हो चुका होता है। कुछ पाश्चात्य वैज्ञानिकों की बात करें, कुछ पाश्चात्य विद्वानों की अगर बात करें तो उनने किशोर अवस्था को टीन एज कहा है। टीन एज इसलिए कहा है क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि 12 से 18 वर्ष तक चल रहा है। मतलब जैसे 13, 14, 15, 16, तो इसमें हम देख रहे हैं लास्ट में टीन आ रहा है, इसलिए कुछ विद्वानों ने इसको क्या कहा है, टीन एज बताया है। वही कुछ पाश्चात्य विद्वानों की अगर हम बात करें तो उनने बताया है कि ये जो एज है वो है एज ऑफ ब्यूटी। एज ऑफ ब्यूटी, कुछ विद्वानों ने किशोर अवस्था को या एडोलसेंस को एज ऑफ ब्यूटी भी कहा है। अब हम इसमें देखते हैं कि किशोर अवस्था में बच्चा कैसी कैसी एक्टिविटी करने लगता है, किस तरीके से बच्चा मैच्योर हो जाता है किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर किशोर अवस्था के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों का क्या कहना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं सर जी स्टेनले हॉल की अगर मैं बात करूं तो स्टेनले हॉल ने एडोलसेंस का जो स्टेज है उसके बारे में गहन अध्ययन किया, और गहन अध्ययन करने के बाद हमें ये बताया कि जो एडोलसेंस है वो एक बच्चे के लिए सबसे बड़े
तूफान या सब बड़े संघर्ष या तनाव की स्टेज है। यहाँ पर बच्चा बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा तनाव में रहता है और बहुत ही ज्यादा संघर्ष करते हुए उसका जीवन को वो व्यतीत कर रहा होता है। तो इसीलिए जी स्टैनले हॉल ने एडोलसेंस की जो स्टेज है उसको बहुत ज्यादा संघर्ष, तनाव व विरोध की स्टेज बताया है। इसीलिए जी स्टैनले हॉल को एडोलसेंस ऑफ फादर या फादर ऑफ एडोलसेंस कहा जाता है। फादर ऑफ एडोलसेंस, फादर ऑफ एडोलसेंस, किशोर अवस्था का पिता, किशोर अवस्था का पिता कहा जाता है। वहीं मैं दूसरे मनोवैज्ञानिक की बात करूं तो एक मनोवैज्ञानिक का नाम और निकल कर आता है जिनका नाम है किलपेट्रिक। किलपेट्रिक ने भी किशोर अवस्था के बारे में अध्ययन करके ये बताया कि इस किशोर अवस्था के बारे में ये बताया कि इस बात का कोई मतभेद नहीं कर सकता कि किशोर अवस्था जीवन के संघर्ष की सबसे बड़ी अवस्था है। मतलब उनका कहना यह था कि किशोर अवस्था में व्यक्ति अपने पूरे संपूर्ण जीवन को अगर देखें तो उसमें किशोर अवस्था में बच्चा सबसे ज्यादा संघर्ष करता है, बहुत ज्यादा तनाव से होकर गुजरता है, बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में रहता है। इसीलिए किलपेट्रिक ने किशोर अवस्था के बारे में कहा है कि ये बहुत ही ज्यादा इसमें कोई मतभेद नहीं कर सकता कि ये बड़े संघर्ष या तूफान की अवस्था है। इसकी अवस्था के बारे में अगर हम और बात करें तो इसमें बच्चा क्या हो जाता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन का मतलब कि बच्चा ऐसी चीजों के बारे में भी सोचने लगता है जिस चीज को उसने प्रत्यक्ष नहीं किया हो, जिसका प्रत्यक्षीकरण बच्चे ने आज तक नहीं किया हो। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चा ऐसी चीजों के बारे में भी सोचने लगता है जो हो सकता है उसने अभी तक देखी ना हो, लेकिन उसके बारे में वो बच्चा सोचने लगता है, मतलब अमूर्त चिंतन करने लगता है। हम अगर बात करें तो उसका थिंकिंग एरिया भी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। थिंकिंग एरिया बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। बहुत ज्यादा डेवलप का मतलब कि बच्चा अब बहुत ज्यादा सोचने लगता है। उसका जो थिंकिंग ऑफ एरियाज होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। बच्चा कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को लेकर, कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को लेकर इस बारे में बहुत ज्यादा परेशान रहता है, बहुत ज्यादा तनाव में रहता है, लगातार इनके बारे में सोचता रहता है। अगर मैं और बात करूं तो इस स्टेज में बच्चा ध्यान केंद्रित करने लगता है। ध्यान केंद्रित करने लगता है मतलब किसी भी एक चीज को लेकर, किसी भी एक क्षेत्र को लेकर, या बोल सकते हैं हम उसके करियर को लेकर, या किसी भी चीज दूसरी और चीज को लेकर, फैमिली को लेकर, या कोई भी बात को लेकर यहाँ पर बच्चा क्या करने लगता है, किसी भी चीज को लेकर ध्यान केंद्रित करने लगता है। उसका फोकस ओरिएंटेड होने लगता है बच्चा। यहाँ पर फोकस डिसाइड हो जाता है बच्चे का। और अगर मैं बात करूं तो इस स्टेज में क्या होता है, जैसे बच्चों को एक उचित अवसर ना मिले तो बच्चा बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है। उसके दिमाग में बहुत ज्यादा चिड़चिड़े टाइप का वो होने लगता है, क्योंकि वहां पर उसको अवसर की तलाश करता है और उधर क्या होता है, उसको अवसर नहीं मिल पाता है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पर बच्चा सेक्सुअल मैच्योर हो जाता है। सेक्सुअल मैच्योर हो जाता है और बच्चे के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए बच्चा कैपेबल हो जाता है। और बच्चा यहाँ पर बहुत ज्यादा सोचता हुआ, बहुत ज्यादा गहन अध्ययन करता हुआ अपने इस स्टेज को बिताता है। यहाँ पर बच्चा कई प्रकार की बातों को सोचकर कई प्रकार की थिंकिंग लेकर चलता है, इसलिए वो बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और इसमें बच्चे के अंदर, इस स्टेज में बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंज होते हैं। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर बच्चा अपने अपोजिट जेंडर के प्रति भी बहुत ज्यादा
क्रियाशील हो जाता है, वहां भी बच्चे का ध्यान, उस क्षेत्र में भी बच्चे का ध्यान जाने लगता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एडोलसेंस या हम बात करें किशोर अवस्था, जो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा तनाव की अवस्था हम कह सकते हैं। तो इस अवस्था से होते हुए बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस हम देख पाते हैं। और दूसरी चीज, एक चीज और याद रखना कि यहाँ पर जो बच्चे का ग्रोथ रेट होती है, जो उसका डेवलपमेंट होता है, वो कहीं ना कहीं बाल्य अवस्था की अपेक्षा फिर से बढ़ जाता है। हमने देखा कि बाल्य अवस्था में बच्चे की जो ग्रोथ रेट होती है, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन किशोर अवस्था तक आते आते बच्चे का जो ग्रोथ रेट या हम बात करें डेवलपमेंट की, वो फिर से ग्रो करने लगता है, उसका जो रेट होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद आगे के हम टॉपिक पर नेक्स्ट क्लास में आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। यदि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आप लोगों के लिए फायदेमंद हो, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें। और यदि वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना भी ना भूलें। इस प्रकार आप हमारे लिए एक मोटिवेशन का कार्य करेंगे। यदि आप लोगों को पास ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करेंगे तो प्लीज, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो शेयर करें, ताकि हम इस प्रकार की वीडियो कंटिन्यू आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।